हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर। देखिए, सबसे पहले जानते हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट, दोनों मिलकर सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि भाई सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए कि जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, जिसका फिजिकल स्टेट बदल जाएगा, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे सोडियम क्लोराइड वाटर मिक्सचर है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड जैसे ही आप पानी में डिजॉल्व करेंगे उसका सॉलिड स्टेट डिसअपीयर हो जाता है, मतलब उसने अपनी फिजिकल स्टेट को लूज कर दिया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सॉल्यूट। और जो वाटर है वो यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया। इसके अलावा अगर कोई कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको भी सॉल्यूट कहते हैं। मान लीजिए जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, तो इथेनॉल और वाटर दोनों में अगर इथेनॉल और वाटर में जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। अब ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है कॉन्सनट्रेशन टर्म। अभी कॉन्सनट्रेशन टर्म कई तरह की होती है। देखिए, 12th क्लास के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहली टर्म हम बताने जा रहे हैं आपको, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसका मास परसेंटेज हो गया। द मास ऑफ ए सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें 10% W/W, ठीक है, W/W का मतलब होता है मास बाई मास। एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम NaCl है और 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है। यहाँ पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन का मास होता है। यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो फिर हमारा सॉल्वेंट कितना आएगा, 90 ग्राम। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो, मैंने कुछ सेलेक्टेड यहाँ पर कॉन्सनट्रेशन टर्म्स के ऊपर 14 क्वेश्चंस लिए हैं और जिसमें सभी कॉन्सनट्रेशन टर्म्स को हमने कवर किया है। तो हम 1 बाई 1 हर एक का डेफिनीशन जानेंगे, ठीक है, फॉर्मूला जानेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सनट्रेशन का जो पार्ट है पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ शुगर इफ 30 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन 270 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए, यहाँ क्लियरली जो है 30 ग्राम शुगर दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मास ऑफ शुगर है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है, वो 30 ग्राम है और 270 ग्राम वाटर है, मतलब सॉल्वेंट का मास। तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन के और इंटू 100 रहता है। अब शुगर का मास तो 30 है, सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 30 + 270 इंटू 100, मतलब इसको सॉल्व कर लिया तो 10% आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 25%, मतलब हमने एक सॉल्यूशन लिया 200 ग्राम जो 25% है और दूसरा 300 ग्राम लिया है जो 50% सॉल्यूशन बाई मास है। अब इन दोनों को अगर मिला दें तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका मास परसेंटेज क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम दोनों में अलग अलग सॉल्यूट का मास निकालेंगे। तो ऊपर जो फॉर्मूला था उसको रीअरेंज किया तो मास ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा परसेंट बाई मास इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 100। तो 25% वाले के केस में क्या हो जाएगा, 25 इंटू इसका मास 200 अपॉन 100, तो ये आ गया 50 ग्राम। 50% सॉल्यूशन जो है उसमें 50 इंटू 300 अपॉन 100, 150 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 50 + 150 200 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो ये 200 300 ऐड कर दिया 500 ग्राम।
अब फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और वैल्यू पुट करके आंसर 40% आ जाता है। तो हमारी एक टर्म क्लियर हो गई, परसेंट बाई मास या मास परसेंटेज। अब हम दूसरी टर्म पर आते हैं जो है वॉल्यूम परसेंटेज। ये बिल्कुल मास परसेंटेज की जगह तरह ही है, बस केवल हमने मास की जगह क्या लेना है, इसमें वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से ये परसेंट बाई वॉल्यूम का टर्म हो गया। अगर हम कहें 10% V/V एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि 10 ml इथेनॉल जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। थर्ड टर्म हमारी आती है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W/V। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इस फॉर्मूले में भी थोड़ा चेंज है, ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, ठीक है। ऊपर सॉल्यूट है नीचे सॉल्यूशन है इंटू 100, ये सब सिमिलरिटी आ गई। तो 10% अगर W/V सॉल्यूशन है तो इसका मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। हम आते हैं अपनी फोर्थ टर्म की तरफ जो है पार्ट्स पर मिलियन। इसके ऊपर भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और 1 मिलियन कितना होता है भाई, 10⁶ होता है। इसलिए जो परसेंटेज के फॉर्मूले में 100 था तो ppm में क्या हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। बाकी सब सेम है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यहाँ पर मैंने एक बहुत बढ़िया आपको रिलेशन बताया है कि मास परसेंटेज और ppm में क्या रिलेशन है। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखा है कि ppm बराबर परसेंट W/W इंटू 10⁴। इससे डायरेक्टली निकाल लेते हैं। देखो इस पर बेस्ड भी हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसका एक पार्ट NCERT में भी होता है। ड्रिंकिंग वाटर सैंपल कंटेंस CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म। पानी के अंदर क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म है जो 20 ppm दिया हुआ है। इस कॉन्सेंट्रेशन को परसेंट बाई मास में एक्सप्रेस करना है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ किया, परसेंट बाई मास बराबर ppm अपॉन 10⁴। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20, इसका वैल्यू लगाया ppm की जगह 20, 10⁴, तो सॉल्व करने पे आ गया 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जो टर्म है, हमने अब तक टर्म देखी, इनके ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनका यूज़ आगे की टर्म्स में होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी और मोलेरिटी। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये मोल का रेशियो होता है। हम पढ़ लेते हैं इस डेफिनेशन को। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मोल अपॉन टोटल मोल, ऐसे शॉर्ट में याद रखेंगे। मान लीजिए लेट देयर आर 2 कंपोनेंट्स A एंड B इन द सॉल्यूशन, और उनके मोल्स Na Nb हैं, उनके मोल फ्रैक्शन XA/XB हैं। तो XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट क्या होगा, Na उसके मोल अपॉन Na + Nb मतलब टोटल मोल। सिमिलरली XB बराबर Nb अपॉन Na + Nb हो जाएगा। एक और बात यह है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हमेशा उनका जो सम है वो 1 आता है, और अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालते हैं तो मोल रेशियो के बराबर आता है Na/Nb आएगा, क्योंकि टोटल मोल दोनों में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको जो है, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप 11th का पार्ट का भी भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर मोल का एक छोटा सा रिवीजन लिया है। जैसे मोल जब निकालना हो तो हम यूज़ करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ठीक है भाई, गिवन मास तो क्वेश्चन में होगा, मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास होता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मतलब जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास है उसके आगे ग्राम लगा दो, उसी को मोलर मास कहते हैं। हमने यहाँ पर कुछ एटॉमिक मासेस को भी दे दिया है, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, ये आप एक नज़र थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल, हम अगर CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो उसमें कार्बन का 12 + 16 × 2 तो कितना हो जाएगा? ये 44 ग्राम। तो यहाँ पर CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम हो गया। अब हम यहाँ पर आगे देखने जा रहे हैं भाई मोल फ्रैक्शन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि 23 ग्राम इथेनॉल है, 36 ग्राम H2 है, दोनों को मिक्स कर दिया। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई? मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा? तो देखो 1 × 2 + 16 18 ग्राम आ गया। अब हमें मोल निकालने हैं, तो मोल के लिए क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। H2O का मास इस क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है, तो हमने 36 को मोलर मास 18 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 आ गया। मोलर मास ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को फॉर्मूला दिया है C2H5OH, इसको सॉल्व करके निकाला तो 46 आ गया। ठीक है, तो मोल ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उसका गिवन मास 23/46 मतलब 0.5। अब मैं निकालने जा रहा हूँ क्या? मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है मुझे? इथेनॉल का निकालना है। तो इथेनॉल के मोल 0.5 और डिवाइड बाई सम ऑफ टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, तो इसको आगे आप देख लो 0.2 आ जाता है। अब मुझे निकालना है दूसरे कंपोनेंट XH2O मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो क्या करूँगा मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो 1 होता है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.8 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है? परसेंट बाई मास को मिक्स कर दिया है। जैसे आपको पूछा जाए भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन ए सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए क्या है उसके अंदर वाटर है और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को डिजोल्व किया हुआ है। ठीक, नाइट्रोजन गैस इन वाटर, और उसका सॉल्यूशन बन गया, वो है 28% ऑफ N2 बाई मास। तो सबसे पहले ये जानो भाई 28% W/W इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कुछ देर पहले, कि 28 ग्राम N2 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन 100 ग्राम है और N2 डेफिनेटली हमारा 28 ग्राम क्या है भाई? सॉल्यूट है। तो मास ऑफ H2O सॉल्वेंट आ जाएगा 100 - 28 72 ग्राम। अब मैंने मोल निकाल लिए, 72 डिवाइड बाई मोलर मास तो 4 आ गए। मोल ऑफ N2 28/28 मोलर मास होता है N2 का, डिवाइड बाई 28 तो क्या आ गया? 1 आ गया। बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो N2 के मोल अपॉन टोटल मोल, तो 1/1 + 4 बराबर 1/5 0.2 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया आपको। चलिए हम चलते हैं आगे, मोलेलिटी की तरफ चलते हैं भाई। तो मोलेलिटी एक बहुत ही अलग डिफरेंट टर्म है। इसका डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब मोलेलिटी बराबर हो जाता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब इसका यूनिट आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप कहोगे इसका यूनिट होगा भाई मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने हर तरीके का एक एक क्वेश्चन यहाँ सैंपल में लिया है, तो जिससे आप मिनिमम टाइम में, आई थिंक है ना, मिनिमम टाइम में पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का रिवीजन कर लेंगे और कंप्लीट कंटेंट कवर हो जाएगा। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 6 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला ब्रैकेट में दिया है इन 100 ग्राम ऑफ H2O। अब मोलर, सबसे पहले क्या करोगे भाई? मोलेलिटी निकालनी है आपको। तो 6 ग्राम इथेनोइक एसिड क्या है आपका भाई? ये सॉल्यूट है। 100 ग्राम वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो हमने मोलर मास ऑफ CH3COOH निकाला, तो कितना आ गया? 60 ग्राम। फिर इसके मोल निकाले तो 6/60 0.1। अब जो H2O का मास है वो 100 ग्राम है, हमने इसको 0.1 किलोग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब मोलेलिटी का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे आपने लिखा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दिया और आंसर आ गया भाई। ठीक है, ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस जैसा क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान लगा के आप इसको समझें। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया
रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.4 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन जनरली बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता है। वो क्या करते हैं, 2.5 किलोग्राम जो है वो मोलेलिटी वाले फॉर्मूले में सॉल्वेंट का मास लगा लेते हैं और आंसर उनका गलत आता है। तो ध्यान दीजिए, हमें 2.5 किलोग्राम जो मास दिया है ना, वो सॉल्वेंट का नहीं है, वो सॉल्यूशन का है। और सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और 0.4 मोलल जो है, ठीक है, वो उस सॉल्यूशन की क्या है, मोलेलिटी है। मतलब 0.4 मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं। मोलर मास ऑफ यूरिया हमने सबसे पहले निकाल लिया, 60 आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन 2.5 किलोग्राम है, ठीक है, ध्यान रखें सॉल्यूशन का मास है। 0.4 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.4 मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.4 मोल यूरिया प्रेजेंट है। आप इस 0.4 मोल यूरिया का मास भी निकाल सकते हैं भाई, कैसे, मोल इंटू मोलर मास। तो 0.4 इंटू मोलर मास 60, तो आगे 24 ग्राम। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है उसके अंदर 24 ग्राम यूरिया है। और अगर आपको कहा जाए भाई मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, 1 किलोग्राम तो सॉल्वेंट है प्लस जो 24 ग्राम है वो हो जाता है 0.024 ग्राम, 0.024 किलोग्राम, ठीक है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास किलोग्राम में ऐड कर दिया, तो 1.024 किलोग्राम ये अब सॉल्यूशन का मास आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का नहीं है। अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1.024 किलोग्राम सॉल्यूशन कंटेन यूरिया बराबर 24 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में अगर 1 किलोग्राम सॉल्यूशन लें तो यूरिया कितनी होगी, तो वही यूनिटरी मेथड है आपका, है RHS अपॉन LHS, 24 अपॉन 1.024 ये आ गया। और ये कह रहा है 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन, अगर उसके अंदर यूरिया कितनी होगी तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 58.59 ग्राम। इसको आप बोल सकते हैं 58.60 ग्राम, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब मैं आपको और कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसे रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलेलिटी M बराबर होता है x सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस x सॉल्यूट, जिसकी जगह आप x सॉल्वेंट भी रख सकते हो। ऊपर में 1000 है, नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाया है कि अगर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है तो हम उस केस में क्या करते हैं, ये नीचे वाला ट्रिक यूज़ करते हैं, x सॉल्यूट बराबर 18m मतलब 18 मोलेलिटी अपॉन 1000। इससे क्या होगा, आंसर थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा लेकिन बहुत फास्ट आ जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे x सॉल्यूट बराबर 18 मोलेलिटी अपॉन 1000। अब देखो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.8। तो यहाँ पर x इथेनॉल है ना, x इथेनॉल कितना होगा, हम जानते हैं भाई कि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 0.8 बराबर 0.2। तो स्मॉल m मोलेलिटी बराबर, अब आप उस फॉर्मूले को यूज़ करो, x इथेनॉल अपॉन 1 माइनस x इथेनॉल 1000 और नीचे 18, ये सब वैल्यू पुट कर दिया, 13.88 आ गया, ठीक है। ये मोलेलिटी हो गई। अब यहाँ पर एक बात और नोट पॉइंट में बता दी है कि हम कब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जो ट्रिक में बताया था। तो वो x सॉल्यूट बराबर 18m अपॉन 1000 हम यूज़ करेंगे जब x सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 से कम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 2 और टर्म बची हुई हैं, इसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एक टर्म आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेंथ बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यूनिट हो जाती है ग्राम पर लीटर, ठीक है। साथ साथ देखते जाओ, पढ़ते जाओ। ये सब जो है नोट्स PDF के फॉर्म में मैं बना के, और इसमें YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, जिसमें कि आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं लास्ट टर्म में हमारी मोलेरिटी। तो ये होता है भाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका फॉर्मूला हो गया। अब यूनिट क्या आएगी? यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। एक और बात देखिए, अगर ऊपर वाले फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मोल बराबर m इंटू वी हो जाता है, मतलब मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और मिली मोल निकालना है तो हो जाएगा मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिली लीटर। मोलेरिटी अपॉन डाइल्यूशन क्या होगी? भाई डाइल्यूशन का मतलब समझते हो आप, एक सॉल्यूशन है जिसमें आप बाहर से सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो वो डाइल्यूट हो गया। दिस प्रोसेस इज डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से पहले m1v1 और डाइल्यूशन के बाद m2v2, इन दोनों को इक्वेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। मोलेरिटी ऑफ ए मिक्सचर, अगर दो सॉल्यूशन अलग अलग मोलेरिटी के हैं, अलग अलग वॉल्यूम हैं, दोनों को मिक्स कर दें तो रिजल्टेंट मोलेरिटी mr बराबर हो जाएगी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब मोलेरिटी पे और कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, फिर हम कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई NaOH है, तो सबसे पहले NaOH का मोलर मास निकाल लिया, कितना आ जाता है 40 ग्राम। अब NaOH की मोल निकाल लिए तो 20/40 0.5। जो 500 ml सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, तो ये 0.5 लीटर होता है। अब मोलेरिटी के फॉर्मूले में लगा दो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और आपकी मोलेरिटी तैयार है, मोलेरिटी का आंसर आ गया। कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 100 ml ऑफ 0.5 mH2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं भाई, 100 ml हमारे पास था तो ये V1 तो 100 ml हो गया और डाइल्यूट करने के बाद V2 500 ml हो गया। पहले हमारी M1 मोलेरिटी 0.5 थी और अब M2 हमें कैलकुलेट करना है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, M1V1 बराबर M2V2। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, M1V1 अपॉन V2, 0.5 इंटू